गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये योजना मैगजीन का सेकंड पार्ट है जिसमें हम सेकंड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इट्स अबाउट इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, राइट। कि किस तरह से हमारे भारत के संविधान का इवोल्यूशन हुआ है, राइट। तो देखो, इंट्रोडक्शन भी ठीक ठाक लिखा है। अब इस तरह का क्वेश्चन आता है कि हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ इवोल्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो आप इसका आंसर देने के लिए इंट्रोडक्शन में ये वाले पॉइंट्स अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इमर्ज्ड हुआ है, याद रखिएगा। कहाँ से? सेंचुरी लॉन्ग ब्रिटिश रूल था हमारे पास। आपको पता है कि हमारे भारत में लगभग लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने राज किया, ठीक है। तो एक लॉन्ग स्ट्रगल से हमारा संविधान का इमरजेंस होता है, ठीक है। और इसी के दौरान बहुत सारे लेजिस्लेटिव एक्ट्स लाए गए थे, ठीक है, ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे सेटअप कर सकें, राइट। हमारे संविधान को इस तरह से डिज़ाइन किया गया फिर, जो कि हमारी डायनेमिक एस्पिरेशंस है, ठीक है, हमारी सोसाइटी की, उसको मीट कर सकें, राइट। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये इनकॉर्पोरेट करता है एक यूनिक अमेंडमेंट प्रोसेस भी, राइट, जो कि अंडर आर्टिकल 368 के अंतर्गत दे रखी है, राइट। आर्टिकल आगे आएगा। हमारा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लेस रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है अदर दी फेडरल सिस्टम। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया में, दुनिया के देश में, जो बहुत ज़्यादा रिजिड है, लेकिन हमारा कम रिजिड है। रिजिड तो है लेकिन कम रिजिड है, और फ्लेक्सिबल भी ठीक ठाक है। इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है कि वैसे ही चेंज कर दो, लाइक सिंपल मेजोरिटी से। समटाइम वी टॉक अबाउट द स्पेशल मेजोरिटी, and sometimes we also talk about the special majority with the rectification of the at least half of the states, right. So it's kind of the special majority। तो ना तो हमारा संविधान बहुत ज़्यादा रिजिड है और ना ही हमारा संविधान बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ये बात आपको समझ में आती है? तो ये अमेंडमेंट प्रोसेस के बारे में हम समझेंगे। अभी तक देखो 106 कॉन्स्टिट्यूशन के आसपास हो गया और इससे ज़्यादा, राइट। और इस एडेप्टेबिलिटी को ये इंश्योर करता है, ये एडेप्टेबिलिटी, कि हमारा भारत का संविधान आज भी रिलेवेंट है, ठीक है। जो सोशो पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हो रहा है, इसमें भी हमारा भारत का संविधान रिलेवेंट है, राइट। क्योंकि इतने सारे हमने अमेंडमेंट कर दिया और सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग हम इसमें चेंजेस लाते हैं। हमारा भारत का संविधान का अगर इवोल्यूशन हम देखते हैं तो देखिए, ब्रिटिश लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे एक्ट और नियम लेके आए, राइट, जिसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है हमारे भारत के संविधान पर। जैसे कि काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909 लेके आए थे। इन एक्ट के बारे में डिटेल में हिस्ट्री में पढ़ेंगे, या फिर कभी स्पेशल इसके लिए वीडियोस बनाए जाते हैं, क्योंकि जो एक्ट्स होते हैं या फ्रेमवर्क होती है फॉर द डिज़ाइनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें अच्छे डिटेल में कहते हैं कि कौन से प्रोविजन का क्या कौन से एक्ट का क्या प्रोविजन था, ठीक है। तो ये डिटेल में होगा। तो अभी फॉर टाइम बिंग वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाँ, ये सारे एक्ट्स थे, जैसे काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 1919 वाला है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट। ये सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द एक्ट्स जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए थे, राइट। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स ड्राइव कहाँ से करते हैं? तो देखिए, ये एक्ट थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट्री गवर्नेंस हमारे भारत देश में, फेडरलिज्म को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी, और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये मान के चलिए कि अब यूनियन गवर्नमेंट को पावर ज़्यादा दी जाएगी एज कम्पेयर टू द स्टेट, राइट। तो एक अथॉरिटी के पास ज़्यादा पावर होती है तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और अगर एक अथॉरिटी के अलावा दूसरी अथॉरिटी को भी पावर दी जाती है तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इज दैट क्लियर? चलिए, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, ये कब बनाया गया था? मतलब ये जो 1935 वाला जो एक्ट है, इसको बोला जाता है बेडरॉक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कभी कभी ये भी कहा जाता है कि भारत का संविधान है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का कार्बन कॉपी है। मतलब वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमने कॉपी की। कॉपी तो करना तो एक लाइक नेगेटिव वर्ड हो सकता है, बट आई वुड से कि हमने बहुत सारी चीज़ एज पर अर नीड, एज पर अर सोसाइटीज नीड वी हैव टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट। जो कि अप्रॉक्सीमेटली 65% ऑफ इट्स प्रोविजन, मतलब ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट में जितनी भी चीज़ थी उनका 65% चीज़ हमारे भारत के संविधान में अडॉप्ट की गई थी। 100% कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारी सोसाइटी की नीड, हमारी जो एस्पिरेशन है वो मीट नहीं हो रही थी। इज दैट क्लियर? सिमिलरली हम देखते हैं अमेंडमेंट प्रोसीजर इन द फेडरल सिस्टम में किस तरह से होता है। तो ये कंपैरेटिवली अपन देखते हैं कि रिजिडिटी की बात करते हैं कि
देखिए जो फेडरल सिस्टम होता है या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें अमेंड करने की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज और अमेंडमेंट प्रोसेस होती है, राइट, थोड़ी डिफिकल्ट होती है, रिजिड होती है, और इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है इन दी फेडरल लेजिस्लेशन में, राइट। और साथ ही साथ जो स्टेट्स होते हैं, मान लो स्टेट मतलब समझ रहे हो, मतलब भारत सरकार, यूनियन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, फिर इसके अंदर स्टेट्स लाइक एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान एक्सेट्रा। तो जो यूपी, बिहार, एमपी वगैरह वगैरह हैं, जितने भी स्टेट हैं, उनमें से एटलीस्ट हाफ लोगों की और रेक्टिफिकेशन होती है, तो उसको बोलते हैं स्टेट का रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत होना। हिंदी स्पेशल प्रोविजन होते हैं या फिर सम प्रोविजन होते हैं। सिमिलरली चीज़ आप यूएसए में भी देख सकते हो कि यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में भी फॉर सर्टेन प्रोविजन के लिए स्टेट का रेक्टिफिकेशन होना आवश्यक होता है, राइट। इंडिया की जो फ्लेक्सिबिलिटी अपन देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो देखिए ये हमारा कम रिजिड है कॉन्स्टिट्यूशन, और अमेंडमेंट जो है वो एक सिग्निफिकेंट अलर्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल फ्रेमवर्क को, ठीक है, जो कि सॉरी प्रोमिटिंग क्रिटिक्स लाइक जैसे कि आचार्य कृपलानी जी, उन्होंने ऑब्जर्व किया था, राइट, कि पोस्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द ओरिजिनल एसेंस हैज फेडेड। मतलब पहले मतलब बहुत ज़्यादा हमारा भारत का संविधान था, बहुत ज़्यादा रिजिड था, लेकिन थोड़ा अब कम रिजिड हो गया। कब? जब जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता था, दैट इज़ दी 42nd अमेंडमेंट 1976, तब से थोड़ा जो ओरिजिनल एसेंस है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वो फैड हो गया, मतलब थोड़ा सा ब्लर हो गया, राइट। प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या मतलब क्या प्रोसीजर है, किस तरह से हम भारत के संविधान को अमेंड कर सकते हैं, राइट है। तो बेसिकली 3 मेथड बताई जाती है। पहली मेथड होती है जिसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी बेसिकली ये स्ट्रक्चरल चेंज करने के लिए होती है, राइट। प्राइमरली फॉर द स्ट्रक्चरल चेंज के लिए होती है। एग्जाम्पल के लिए आर्टिकल 2 के बारे में बात की गई कि जब कहीं किसी नए स्टेट का एडमिशन करना हो, राइट, नए स्टेट का, मान लो कि अपने इंडिया का ये है कोई स्टेट, और मतलब इंडिया की बाउंड्री, और मान लो कि बांग्लादेश से कोई छोटा सा एक टेरिटरी ले ली और एक नया स्टेट बना दिया, तो जो नया एडमिशन होता है स्टेट का, तो आर्टिकल 2 के अंतर्गत सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट किया जाता है। लेकिन हमारा जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है स्टेट, और उसके बीच में अगर बाउंड्री में हमको कुछ फेरबदल करना है, तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत किया जाता है, और ये भी सिंपल मेजोरिटी के द्वारा ही किया जाता है। और दोनों आर्टिकल के अंतर्गत अमेंडमेंट किया जाता है, वो अंडर आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं माना जाता है। ये पॉइंट कई बार पूछा है, ध्यान से सुनिए और समझिए, राइट। स्टेट बाउंड्री मतलब मान लीजिए कि एमपी और यूपी के बीच में कोई एमपी और यूपी के बीच में मान लो कि कोई बाउंड्री, और उसको थोड़ा ठीक ठाक करना कि कुछ पोर्शन यूपी को देना और एमपी को देना, कुछ पोर्शन यूपी को देना, और वहाँ पे थोड़ा रीएडजस्टमेंट कर दिया, तो उसको बोलते हैं बाउंड्री का रीएडजस्टमेंट करना, या फिर स्टेट बाउंड्री से रिलेटेड जो भी अल्टर करना, राइट। अब दूसरी मेजोरिटी होती है जिसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी, जो कि अंडर आर्टिकल 368 के अंतर्गत बताई गई है, या फिर उसके अंतर्गत उसको अमेंडमेंट किया जाता है, राइट। ये मोस्ट अमेंडमेंट जो होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट होते हैं, उसमें ये मान के चलिए कि 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है दोनों पार्लियामेंट में, राइट। हमारे जो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज़ दी 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है किसी स्पेशल अमेंडमेंट को करने के लिए भारत के संविधान में। फिर होती है एक तीसरी मेजोरिटी जिसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेक्टिफिकेशन, राइट। ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और स्पेशली फेडरल प्रोविजन से संबंधित होता है, राइट। एग्जांपल जीएसटी, जब जीएसटी लेके आया था 1 जुलाई 2017 को इसको लाया गया था, उस समय इस मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ी थी, और इसमें एटलीस्ट लिखा ना, देखो एटलीस्ट हाफ स्टेट का रेक्टिफिकेशन होना अति आवश्यक था, और किया गया था। देन इसके बाद जीएसटी को भारत ने जो भारत के सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किया गया था, राइट। अब देखो पार्लियामेंट्री पावर को देखते हैं कि कितनी पावर है पार्लियामेंट के पास जिससे कि संविधान को अमेंडमेंट किया जा सकता है, राइट। पहले इनिशियली ब्रॉड पावर की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली शंकरी प्रसाद केस जो कि 1951 और सज्जन सिंह केस आया था 1964 का, दोनों केस याद रखिएगा, ईयर भी याद रखिएगा। शंकरी प्रसाद का केस है 1951, सज्जन सिंह का केस है 1964। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई पार्लियामेंट है वो किसी भी पार्ट को पार्लियामेंट कुड अमेंड एनी पार्ट इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट, मतलब फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकता है पार्लियामेंट, समझ में ये बात। फिर अमेंडिंग पावर पे यू नो एक तरह से लिमिटेशन लगाई गई है, राइट। वो कैसे? गोलकनाथ केस आया 1967 में, ईयर भी याद रखिए, क्रोनोलॉजी भी याद रखिएगा, दोनों पूछी जाती है, ठीक है। इसमें पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था फंडामेंटल राइट से संबंधित, कि भाई नहीं ये फंडामेंटल राइट है और आप इसको इन्फ्रिंज नहीं कर सकते हो, या इनको आप इनका वायलेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। और इससे ये पता चला कि भाई फंडामेंटल राइट काइंड ऑफ सेक्रोसेंट है, राइट। फिर इसके बाद में
आया 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार, 1971 वाला, राइट। 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में आया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस अमेंडमेंट के थ्रू बेसिकली पार्लियामेंट ने क्या किया, जो कि गोलकनाथ वाला केस था उसको ओवरटर्न कर दिया, मतलब उसको खारिज कर दिया, राइट। जिस कैसे किया, बाई अमेंडिंग द आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368, आर्टिकल 13 को और आर्टिकल 368 दोनों को ही अमेंड कर दिया, और ये क्लैरिफाई किया कि भाई साहब पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकता है। फिर इसके बाद में केशवानंदा भारती केस आता है, और वहीं से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन आती है, राइट। केशवानंदा भारती केस 1973 में, याद रखिएगा। आप 4-5 केस दे देंगे, देखो पीटी में या इस तरह का कहीं भी इवोल्यूशन दिखाते हैं कि किस तरह से अमेंडमेंट प्रोसीजर हुई है और किस तरह से भारत के संविधान का इवोल्यूशन हुआ, तो आप याद रखिएगा शंकरी प्रसाद से शुरू होता है, फिर इसमें सज्जन सिंह का केस आया, फिर इसके बाद में ये गोलकनाथ वाला केस आया, फिर इसके बाद में केशवानंदा भारती केस आया। क्रोनोलॉजी पूछ लेंगे कि भाई शुरू से आखिर तक बताइए, फिर ईयर के साथ मैच करवा लेंगे आपको, तो यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग, समझ में आना चाहिए चीज़ें। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन है वो इंट्रोड्यूस की थी, राइट। इसका उद्देश्य वो था कि जो कोर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है हमारे, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के फीचर्स है, उसको आप अमेंड नहीं कर सकते हो। मतलब भारत के संविधान की जो कोर आइडियाज़ है, कोर वैल्यूज़ है और कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर्स है, उसको आप अमेंड नहीं कर सकते हो। उसमें आप अमेंडमेंट भारत के संविधान में नहीं कर सकते हो अंडर आर्टिकल 368 के अंतर्गत भी। समझ बात। अब कोर एलिमेंट्स क्या क्या हैं जिनको प्रोटेक्ट करने की बात करता है सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन है बेसिकली इट्स नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री, लाइक पार्लियामेंट्री डिबेट और डिस्कशन और डेलिब्रेशन, इट्स बेसिकली जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। जुडिशरी ने इसका इंटरप्रिटेशन किया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, राइट। तो कोर एलिमेंट्स क्या क्या हम देखते हैं कि की एलिमेंट्स है, जो कोर एलिमेंट्स हैं इस डॉक्ट्रिन के अंदर जो प्रोटेक्ट किए जाते हैं, वो जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम सर, राइट। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं, द रियल पावर कम्स फ्रॉम द पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉलमली करके जो प्रियम्बल में लिखा है उसमें। लेकिन हमारे भारत देश में अगर पूछा जाता है कि भाई जुडिशरी सुप्रीम है या पार्लियामेंट्री सुप्रीम है, नहीं, बोथ आर रॉन्ग। भारत का संविधान सुप्रीम है, राइट। रिपब्लिकन एंड द डेमोक्रेटिक वैल्यू, ये भी इसी का पार्ट है, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म एंड जुडिशरी इंडिपेंडेंस, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द मेंटेनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन द कंट्री। हमारे भारत देश में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, राइट। तो यही है जो कोर आइडियाज़ है, राइट है, जो कोर वैल्यूज़ है, कोर मॉरल वैल्यूज़ है, हमारे भारत के संविधान में इंकलकेट की गई है। उनको प्रैक्टिस करना, उनका ध्यान रखना और उनको बरकरार रखना, राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अंतर्गत आता है। जब हमारा भारत का संविधान किसी चीज़ के ऊपर साइलेंट रहता है, फॉर एग्जाम्पल री इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, उसके ऊपर साइलेंट है कि कितनी बार उनका इलेक्शन हो सकता है, राइट, 1 2 3 4 5 बार, तो उसमें वो साइलेंट है। तो अगर इस तरह के केसेस अगर फ्यूचर में आते हैं, तो हमारी जो कोर वैल्यू है संविधान की, उसको नहीं खोना चाहिए कि किसी भी आइडिया से अगर कोई पॉइंट निकलता है, सो दैट शुड बी प्रैक्टिस्ड, राइट, मोरालिटी के आधार पर, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के आधार पर, राइट। जुडिशियली रिव्यू केस देखते हैं अपन। एक लेटर केस आया था, मतलब बाद में केस आया था, उसका नाम है मिनर्वा मिल्क केस। इसके पहले भी अपन ने पढ़ा था 1980 में, जिसमें ये बोला गया था कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन दी फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ना तो डीपीएसपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ना ही फंडामेंटल राइट, दोनों के बीच में एक तरह से बैलेंस होना चाहिए, राइट। फिर IR कोलियो केस में 2007 में भी यही बात कही गई थी, राइट, कि री इन्फोर्स किया था दिस डॉक्ट्रिन को। मतलब कौन सी डॉक्ट्रिन को, ये बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन है, इन दोनों को री किया गया। मतलब इसमें भी बोला गया कि हाँ भाई साहब, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन है, उसको ध्यान में रखना चाहिए, राइट है। प्रिवेंटिंग अमेंडमेंट फ्रॉम दी कंप्रोमाइजिंग दीज प्रिंसिपल, कि बोले कि दीज जो प्रिंसिपल्स हैं, राइट, हमारे जो वैल्यूज़ है, उसको ध्यान में रखकर भारत के संविधान में अमेंडमेंट होना चाहिए, राइट। अब आता है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको NJAC के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है, और स्टेट PCS तो खैर पूछते रहता है चुटका मुटका क्वेश्चन। इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था, ठीक, किसने, जुडिशरी ने। और जुडिशरी ने ये बोला था कि भाई जो NJAC एक्ट आप लेके आए हैं 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ये भारत की जो जुडिशरी है उसकी इंडिपेंडेंस है, उसको खतरा है, उसको अंडरमाइन करता है, इसलिए उसको खारिज कर दिया था। फिर लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा पूछा जाता है कि भाई साहब ये बताइए किस अमेंडमेंट में क्या बात कही गई थी।
पीटी में भी और मेंस में भी आता है डायरेक्ट। और कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते कि बताइए कि अमेंडमेंट हुआ था, इसमें आपका क्या व्यू है और क्या होना चाहिए था, राइट। सो दे वुड लाइक टू ट्राई टू दे वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन ऑन दी फंडामेंटल अमेंडमेंट्स, राइट। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। जैसे कि फंडामेंटल अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, राइट। सॉरी, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था भारत के संविधान में, वो 1951 में हुआ था। और इसमें इंट्रोड्यूस किया था रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे। तो यही पॉइंट पूछ देंगे कि फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या ये बात कही थी, तो यस, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था। और 9 शेड्यूल का भी इसमें जिक्र किया गया था, 9 शेड्यूल को बनाया गया था। और इस 9 शेड्यूल में बात की गई थी शील्ड लैंड फॉर्म रिफॉर्म्स फ्रॉम द जुडिशरी रिव्यू। मतलब जो लैंड को या फिर लैंड से संबंधित रिफॉर्म है उसको 9 शेड्यूल में डाल दिया है। इसके बाद में ये मान के चलिए उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। समझ लो, जुडिशियल रिव्यू मतलब ये होगा कि अगर कोई कानून बना दिया गया और 9 शेड्यूल में डाल दिया गया है तो जुडिशरी उसकी हियरिंग ही नहीं कर सकती, उसको सुन ही नहीं सकती है। इसी को बोलते हैं लाइक इम्यूनिटी इन दी 9 शेड्यूल। जो भी सब्जेक्ट डाले गए हैं उससे इम्यूनिटी मिल गई जुडिशियल रिव्यू से, राइट। फिर आया था 7th अमेंडमेंट जो कि 1956 में आया था, राइट। ये इनेबल करता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, याद रखिएगा, राइट। बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक लाइन, भाषा के आधार पर, ठीक है। और जो सजेस्ट किया गया था किसके द्वारा, फैजल अली कमेटी के द्वारा। तो फैजल अली कमेटी जो थी ये बनाई गई थी, बहुत सारी कमेटी बनाई गई थी, उसमें से एक कमेटी थी, 2-3 कमेटी थी, उसमें से एक कमेटी थी फैजल अली कमेटी। और उन्होंने बोला था कि भाषा के आधार पर आप रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट का कर सकते हो, और किया भी था, राइट। लेकिन ये बात याद रखिए कि वन लैंग्वेज वन स्टेट का फार्मूला नहीं अपनाया गया था कि वन ए लैंग्वेज होगी और वन स्टेट होगा, अदरवाइज बहुत सारे स्टेट बन जाते हैं हमारे भारत देश में। अगेन भारत में छोटी छोटी रियासत बन जाती जो कि प्री इंडिपेंडेंस एरा में हुआ करती थी, लाइक 567 के आसपास, राइट। सो फिर हमारे जो भारत के बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जो काम किया गया उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। उन्होंने बहुत मेहनत की है, तो आज हम आज का अखंड भारत देख से हैं, राइट। जो आज का भारत है उसको हम देखते हैं, राइट। एनीवे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1976 में आया था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे ब्रॉड चेंजेस लेके आए थे इमरजेंसी के दौरान। जैसे कि फंडामेंटल राइट उनका इनकॉर्पोरेशन किया था, ऐड किया गया था अंडर आर्टिकल 51 क्लोज ए के अंतर्गत, राइट। और संतनाम कमेटी थी, उसने ये रिकमेंड किया था, और इसके अंतर उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर ये फंडामेंटल ड्यूटी को भारत के संविधान में इनकॉर्पोरेट किया गया था। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी में भी कुछ चेंज किए थे, जैसे कि फ्री लीगल एड के बारे में चेंज किया था, आर्टिकल 39A के अंतर्गत आता है शायद, आई एम नॉट रॉन्ग। इसके बाद में द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन से संबंधित भी डीपीएसपी में चेंज किया था। लिमिटेड जुडिशरीज पावर एंड एक्सपांडेड द पार्लियामेंट्री अथॉरिटी, जुडिशरी की पावर को लिमिटेड कर दी और पार्लियामेंट की पावर को बढ़ा दिया, क्योंकि इमरजेंसी उस समय चल रही थी, पावरफुल गवर्नमेंट पावर में थी, राइट। फिर आता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में आता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि एड्रेस द इमरजेंसी रिलेटेड चेंज, जो इमरजेंसी से रिलेटेड ऐसे भयंकर तरीके से चेंजेस लेके आते हैं उन भारत के संविधान में, उनको फिर से बदल दिया, राइट। जैसे कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर इमरजेंसी लगाई जाती थी, उसको चेंज कर दिया। आप बोला कि आर्म्ड रिबेलियन होना चाहिए, राइट, क्योंकि इमरजेंसी लगाई थी 1975 के आसपास, तो क्या होता है उसमें ये बोला गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस है। लेकिन बाद में जो टाइम आया और सरकार आई, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं यार गलत हो रहा है। उन्होंने बोला कि इस शब्द को हटाओ और लिखो आर्म्ड रिबेलियन। तो अब जो इमरजेंसी लगाई जाती है वो आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर लगाई जाती है, ना कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर, इंटरनल इमरजेंसी। चेंजिंग राइट टू प्रॉपर्टी, जो राइट टू प्रॉपर्टी वॉज द फंडामेंटल राइट थी, फंडामेंटल राइट था, अब उसको लीगल राइट के स्टेटस दे दिया आर्टिकल 300A के अंतर्गत, राइट। फिर आता है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इस अमेंडमेंट के द्वारा 10th शेड्यूल को जोड़ा गया था, ठीक है, जो कि एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है, राइट। और ये पॉलिटिकल एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। फिर बाद में इसको री किया गया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है। फिर आता है 61st अमेंडमेंट एक्ट, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1998 में आया था। इसमें बेसिकली वोट देने की जो उम्र थी वो 21 साल थी, और 21 साल को घटाकर 18 साल कर दी थी, राइट। तो मतलब यूथ का पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में इंक्रीज़ किया गया था। बहुत ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट कदम था, और एग्जाम्पल भी है, कहीं कोट कर सकते हो आप कि लोगों का किस तरह से, यूथ का किस तरह से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जा सकता है।
फिर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट आया था जो कि 1992 में आया था, राइट है, जिससे कि लोकल गवर्नेंस था उसको स्ट्रेंथन किया था, राइट है, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ने उसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया था, जिसको PRIS बोला जाता है, ठीक है। साथ ही साथ महिला और SC/ST के लिए सीट भी रिजर्व की गई थी, ठीक है, अंडर आर्टिकल 243 क्लोज डी के अंतर्गत रिजर्वेशन की बात की गई, राइट। और आर्टिकल 243 I के अंतर्गत इनकम की मतलब फाइनेंस कमीशन की बात की स्टेट लेवल पे। तो इस तरह से ये सारे आर्टिकल याद रखिए, 243 से लेके जहाँ तक क्या करते ABCD की तक जाते हैं, ये याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ लेते हैं कभी कभी कि कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है। 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 में हुआ, 99th। उसमें ये हुआ कि अटेम्प्ट किया तो रिप्लेस दी कॉलेजियम सिस्टम तो उसको रिप्लेस करने की कोशिश की, ठीक है। NJSC का फुल फॉर्म था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। अल्टीमेटली इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया और स्ट्रिक डाउन कर दिया 2014 में। फिर 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 में आया था, जिसने GST को इंट्रोड्यूस किया, राइट, और एक वन नेशन वन टैक्स की जो रिजीम थी उसको इस्टेब्लिश किया, ठीक है। और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एडवोकेट करता है, मतलब इसको बढ़ावा देने की बात करता है। फिर 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2023 में आया था, उसमें रिजर्व किया 33% सीट्स महिलाओं के लिए पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ताकि महिलाओं का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो लेजिस्लेटिव लेवल पे। ये पॉइंट याद रखिएगा कि भाई साहब ये लोकसभा के लिए हुआ था, लोकसभा के लिए हुआ है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, और यूटीज़ जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके लिए, ये राज्यसभा के लिए नहीं है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी आई थिंक 2024 में UPSC ने पूछ लिया था, ठीक है। कंक्लूडिंग पॉइंट पे हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और अमेंडमेंट प्रोसीजर है, उसमें अगर नोट आता है, फाइनली अपने को नोट लिखना पड़ता है, तो कैसे हम कंक्लूड कर सकते हैं उस क्वेश्चन को कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था हैज़ प्रोफाउंडली, याद रखिएगा, कि इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, राइट। कि हमारे जो अमेंडमेंट होते हैं वो डेफिनेटली इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, सोसाइटी और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं और चेंज होते हैं, राइट। कैसे सोशल, लाइक पॉलिटिकल, जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ लाना पड़ा था, 42 वाला एग्जांपल यहाँ दे सकते हो। सोशल, लेट्स से कि LGBTQ कम्युनिटी की बात की जाती है, या फिर हम अडल्ट्री की बात कर सकते हैं, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस वाला एक्ट लेके आए 2005 के आसपास, राइट। तो इस तरह की सोसाइटी में जो चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि LPG वाला लेके आए थे, और फिर हमारी जो क्लोज्ड इकोनॉमी थी उसको ओपन इकोनॉमी की हमने अंडर द फाइनेंस मिनिस्टर श्री जो कि फॉर्मर PM भी रह चुके हैं, आदरणीय मनमोहन सिंह जी, राइट। फिर देखते हैं प्रोसीजरल क्लैरिफिकेशन कि कई अमेंडमेंट्स जो डिटेल और रिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के ऊपर ध्यान दिया गया है, और रिग्रेसिव अमेंडमेंट भी हुए, जैसे कि सर्टेन अमेंडमेंट्स नोटेबली 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बोला जाता है कि ये रिग्रेसिव है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा जाता है। इसमें मतलब फ्रीडम उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, जुडिशियल इंडिपेंडेंस थी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, इसको रिग्रेसिव अमेंडमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। इसका अंदर प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट का भी एग्जाम्पल है, जैसे कि मोस्ट अमेंडमेंट को बोला गया एडॉप्ट किया गया था सोसाइशल नीड को ध्यान में रखते हुए, डेमोक्रेटिक की जो आइडिया है उसको प्रिजर्व करते हुए, ताकि वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को क्या कर सके, एम्पावर कर सके, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट सेकेंड पार्ट ऑफ द योजना समरी। आई होप आपको इनसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले होंगे। यहाँ से ये मान के चलिए आप, क्वेश्चन आता ही है भाई साहब, आप मानो या ना मानो, आज पढ़ोगे या कल पढ़ोगे, पढ़ना तो पड़ेगा, राइट। So all the best and thank you so much for watching this video. Have a great day.